चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो शुरू तो हुई थी व्यापार से, लेकिन जिसका अंत हुआ एक पूरे महाद्वीप पर राज के साथ। ये कहानी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और कैसे उसने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ बना ली। ट्रेवर नोआ का ये कोटेशन असल में बहुत गहरी बात कहता है कि उपनिवेशवाद सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, बल्कि ये लोगों की पहचान को ही बदलने की एक जबरदस्त कोशिश थी। और यहीं से हमारे आज के सवाल की नींव पड़ती है। और यही वो सवाल है जिस पर इतिहासकार सदियों से बहस करते आए हैं। क्या ये सब बस होता चला गया, एक किस्मत का खेल था, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी साजिश थी? चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसी बहस को समझेंगे कि यह हादसा था या साजिश। फिर देखेंगे कि कैसे व्यापारी शासक बन बैठे। बंगाल में ऐसा क्या हुआ जो एक टर्निंग पॉइंट बन गया, और फिर उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए कौन से चालाक तरीके अपनाए। हम कंपनी राज की उस भयानक मानवीय कीमत पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजों के भारत पर कब्जे को लेकर दो अलग अलग नजरिए क्या हैं। तो देखिए, इस मामले में ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी कहती है कि अंग्रेज तो सिर्फ व्यापार करने आए थे और अपने मुनाफे को बचाने के चक्कर में अनजाने में ही यहाँ की राजनीति में फंसते चले गए। और दूसरी कहानी मानती है कि नहीं, वो पहले दिन से ही एक साम्राज्य बनाने का पक्का इरादा लेकर आए थे और उन्होंने अपने प्लान को एक एक करके लागू किया। लेकिन असल में सच्चाई शायद इन दोनों के कहीं बीच में छिपी है। शुरुआत यकीनन व्यापार को बचाने से हुई थी, लेकिन ये इरादा बहुत जल्द पूरे भारत पर कब्जा करने की एक सोची समझी महत्वाकांक्षा में बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी जो सिर्फ सामान बेचने आई थी, वो फौज और सियासत की इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गई? ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1600 में एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी की तरह शुरुआत होती है। फिर 150 साल बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, जो उन्हें बंगाल में एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बना देती है। और उसके ठीक बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई उनकी फौजी ताकत पर पक्की मुहर लगा देती है। तो अंग्रेज इतने सफल क्यों हुए? इसके पीछे कई वजह थीं। उनके पास बेहतर बंदूकें और तोपें थीं, उनकी सेना ज्यादा अनुशासित थी, और शायद सबसे बड़ी वजह थी भारतीय शासकों में एकता की कमी। ऊपर से व्यापार से होने वाली बेहिसाब कमाई ने उन्हें अपने फौजी अभियानों पर पानी की तरह पैसा बहाने की ताकत दी। अब आते हैं उस जगह पर जिसने पूरे खेल को पलट दिया, बंगाल। चलिए देखते हैं कैसे सिर्फ एक प्रांत की जीत पूरे भारत पर कब्जे की चाबी बन गई। देखिए, बंगाल उस वक्त सिर्फ एक सूबा नहीं था, वो तो जैसे भारत का आर्थिक इंजन था। खेती, व्यापार, उद्योग, हर चीज में वो सबसे आगे था। बंगाल को कंट्रोल करने का मतलब था एक ऐसे खजाने पर हाथ रखना जो एक पूरे साम्राज्य को खड़ा कर सकता था। और बंगाल के नवाब अली वर्दी खान इस खतरे को बहुत पहले समझ गए थे। उन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की कि शहद लेना है तो लो, पर अगर छत्ते को छेड़ा तो वो डंक मार मार कर खत्म कर देंगी। कितनी सटीक बात थी। और फिर हुई बक्सर की लड़ाई। इस लड़ाई ने तो जैसे प्लासी के अधूरे काम को पूरा कर दिया। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, इसने असली राजनीतिक ताकत और टैक्स वसूलने का हक यानी दीवानी कंपनी के हाथों में दे दी। अब वो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि असल मायनों में सरकार बन चुके थे। एक बार बंगाल हाथ में आ गया तो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए बड़े शातिर सियासी हथकंडे अपनाए। ऐसी नीतियां बनाई जिनसे भारतीय राज्यों की आज़ादी धीरे धीरे खत्म होती गई। इन्हीं में से एक था सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि। अब सुनने में तो ये एक सिंपल सा सिक्योरिटी डील लगता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा जाल था, राज्यों की आज़ादी छीनने का एक शानदार तरीका। तो ये काम कैसे करता था? देखिए, पहले वो किसी भारतीय राज्य को अपनी सेना से सुरक्षा देने का ऑफर देते। फिर उस सुरक्षा के बदले में राजा को अंग्रेजी सेना के रख रखाव का भारी भरकम खर्चा उठाना पड़ता, और आखिर में उस राजा से अपनी खुद की सेना रखने और दूसरे राज्यों से संबंध बनाने का हक भी छीन लिया जाता था। मतलब बिना एक भी गोली चलाए पूरा राज्य अंग्रेजों के कंट्रोल में। और एक और हथकंडा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
इस पॉलिसी ने तो जैसे सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को ही नकार दिया। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधे सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। गोद लिए हुए वारिस को नहीं माना जाएगा। इसी का इस्तेमाल करके लॉर्ड डलहौजी ने झांसी और सतारा जैसे कई बड़े राज्यों को हड़प लिया। लेकिन जब सत्ता स्थानीय राजाओं के हाथ से निकलकर ऐसी कंपनी के हाथों में गई जिसका एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, तो इसका आम लोगों पर जो असर हुआ वो बहुत ही भयानक था। 1 करोड़ लोग। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। 1770 में बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा, उसमें लगभग इतने लोगों की जानें गईं। ये उस वक्त बंगाल की लगभग 1/3 आबादी थी। एक ऐसी त्रासदी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि इस अकाल को मानव निर्मित यानी मैन मेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ मौसम की मार नहीं थी, ये कंपनी की लालची नीतियों का सीधा नतीजा था। सोचिए, सूखे के बावजूद कंपनी ने टैक्स 10% बढ़ा दिए, अपनी फौज के लिए भारी मात्रा में अनाज जमा कर लिया, जिससे बाजारों में अनाज खत्म हो गया, और लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें बस भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये एक दुर्घटना थी या एक सोची समझी योजना? सारे सबूतों को जोड़ कर देखें तो एक ही तस्वीर बनती है। जो चीज़ एक व्यापारिक मिशन के तौर पर शुरू हुई थी, वो बहुत जल्दी और बहुत साफ तौर पर युद्ध, कूटनीति और चालाक नीतियों के जरिए एक साम्राज्य बनाने की जानबूझकर की गई कोशिश में बदल गई। और आखिर में ये सवाल, जो कोहिनूर हीरे के सिलसिले में उठाया गया था, हमें एक गहरी सोच में छोड़ जाता है। सवाल ये है कि जो चीजें औपनिवेशिक काल में जबरदस्ती छीनी गई थीं, क्या उनमें और सीधी सीधी लूट में कोई नैतिक फर्क है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है।